नाउ अपन डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस क्या मेरे पास यहाँ पर दो चार्ज हैं से Q1 एंड Q2। ये केस 1 अपन करते हैं जिसमें Q1 Q2 दोनों की दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब यहाँ लिख देते हैं Q1 एंड Q2 आर ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब दोनों की दोनों पॉजिटिव है या दोनों की दोनों नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, सिमिलर। ठीक है, तो उस केस में एक थर्ड चार्ज मैंने यहाँ पर, ये A है ये B है, ये थर्ड चार्ज मैंने यहाँ पर रखा C, दैट इज स्मॉल q। मुझे बताना है कि ये दोनों तो फिक्स्ड है, ये दोनों क्या है, फिक्स्ड है। ये दोनों क्या है, ऐसा बना लो, फिक्स्ड। ये Q1 है और ये Q2 है, ये दोनों फिक्स्ड है। अब थर्ड चार्ज को मेरे को ऐसी जगह प्लेस करना है सो दैट कि नेट फोर्स इस पे क्या रहे, जीरो, मतलब ये क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ये दोनों तो फिक्स है, ये तो यूं भी मूव नहीं कर सकते, ये मूव नहीं करना चाहिए, इसी जगह पे इसको प्लेस करना है सो दैट कि ये मूव नहीं करे। तो मैंने माना कि ये पूरी लेंथ L थी, डिस्कस कर रहे हैं अपन, और इस लेंथ को मैंने मान लिया x। तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा तो ये हो जाएगा FAC। ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये क्या हो जाएगा, FBC। अगर FAC के बराबर FBC हो गया तो क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा, हाँ, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पे जीरो। ये दोनों तो ये भी फिक्स है, ये तो ये भी मूव नहीं करेंगे, इसको मूव नहीं करना है, ये इक्विलिब्रियम में रहना है। इक्विलिब्रियम मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होना है, जीरो। तो FAC कितना हो जाएगा वो निकालते हैं अपन। FAC दैट इज K, A पे चार्ज कितना है Q1, C पे चार्ज कितना है Q, और डिस्टेंस बिटवीन A एंड C कितना आ जाएगा, L माइनस एक्स। तो इट इज L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू K BC, B पे चार्ज कितना है Q2, कितना है वो Q अपॉन एक्स स्क्वायर। K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। नाउ द Q1 अपॉन Q2 बिकम्स L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है, द रेशियो ऑफ चार्ज इज सच दैट, सो दैट, ऐसा कंडीशन होगा तो Q चार्ज यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेगा। केस टू के अंदर सर यहाँ पे क्यों रखा चार्ज को, बेटा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं अपन अच्छे से, इसको समझा देते हैं बहुत अच्छे से। मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है Q1 है और ये चार्ज पॉजिटिव Q2 है। अगर मैं Q चार्ज को यहाँ पे रखता तो ये चार्ज को क्या करता, रिपेल, ये चार्ज को क्या करता, रिपेल। दोनों सेम साइड में फोर्स लग रहे हैं, क्या कभी फोर्स जीरो होता, नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर मेरा Q1 है, यहाँ पर मेरा Q2 है, अगर मैं Q को यहाँ रखता तो ये इसको क्या करता, रिपेल, ये इसको क्या करता, रिपेल, क्या नेट फोर्स जीरो होता। जब दोनों फोर्सेस एक साथ एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, यानी कि चार्ज को हमेशा इन दोनों के कहीं पर बीच में पुट करना पड़ेगा। कहाँ पुट करना पड़ेगा, यहाँ से आप Q1 Q2 पता हो तो यू कैन फाइंड द x, यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या क्या गिवन होगा आपको, Q1 Q2 गिवन होगा और L गिवन होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से आप x निकाल लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे Q2 से इतनी दूरी पर रखना है तभी ये चार्ज इक्विलिब्रियम पर रहेगा। इज इट क्लियर क्या। नाउ केस टू में अपन देखते हैं कि Q1 Q2 के नेचर अपोजिट हो गए तो क्या होगा। केस 2, Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट नेचर, मतलब एक पॉजिटिव हो जाए और अगला क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। Q1 Q2 हालांकि यहाँ पे भी फिक्स है, Q1 Q2 दोनों, ये Q1 है और ये Q2 दोनों की दोनों क्या है, फिक्स है, ये Q1 और ये Q2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज L। अब यहाँ पर एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव। किसी भी एक को नेगेटिव मान लो, किसी भी एक को पॉजिटिव मान लो।
अब माय डियर अगर क्यू चार्ज को मेरे को ऐसी जगह रखना है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, अगर मैंने उसको यहाँ पर कहीं पर रखा तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट, और ये क्या करेगा, उसको रिपेल। क्या यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि आपको कहाँ रखना पड़ेगा इस क्यू चार्ज को, यहाँ पे नहीं रख सकते, मेरे को उसको यहाँ पर कहीं पर रखना पड़ेगा। तो मैं नए वाले चार्ज क्यू को मैं यहाँ पे रखूँगा, दैट इज सी, इट इज़ बी, इट इज़ ए एंड द डिस्टेंस इज एक्स। तो यहाँ पर रख के देखें अपन, तो यहाँ पर मैंने देखा कि Q1 चार्ज नेगेटिव है, वो इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज फोर्स CA। और एक Q2 चार्ज को क्या कर रहा है, इधर साइड रिपेल कर रहा है, दैट इज फोर्स BC। दोनों फोर्स अगर बराबर हो गए, इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज को क्या किया, अट्रैक्ट किया, दैट इज फोर्स CA। इस वाले चार्ज ने इसको क्या किया, रिपेल किया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, ये हो गया FBC। अगर FCA और FBC अगर बराबर हो गए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इनको ओपन करते हैं, तो FCA इसके C पे चार्ज कितना है, QA पे चार्ज कितना है, Q1 अपॉन L प्लस एक्स का स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज L प्लस एक्स इज इक्वल्स टू K। B पे चार्ज कितना है, Q2, C पे चार्ज कितना है, Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज x का स्क्वायर, K से K कट गया, Q से Q कट गया। नाउ हियर Q1 अपॉन Q2 का जो रेशियो आ गया वो आ गया L प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको अगर Q1 Q2 पता है और लेंथ पता है तो आप यहाँ से x निकाल लेंगे और उसको यहाँ रखना पड़ेगा, Q2 के राइट पे रखना पड़ेगा x डिस्टेंस पे। यहाँ पर अपोजिट साइन है तो अपने को यहाँ रखना पड़ेगा, और अगर सेम मतलब सिमिलर नेचर है, पॉजिटिव पॉजिटिव चाहे नेगेटिव नेगेटिव, तो इन बिटवीन देम रखना पड़ेगा। इस ये रिलेशन आ गए। इज इट क्लियर? दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। नोट डाउन करो। इसी केस में अगर मेरे पास थर्ड केस आ गया कि मेरे पास Q1 है, Q2 है और मेरे पास QB है, लेकिन Q1 Q2 यहाँ पर फिक्स नहीं है, Q1 एंड Q2 आर नॉट फिक्स, और इसमें इक्विलिब्रियम निकालना है। तो ये A है, ये B है और ये C है, तो आपको फोर्स एट A भी जीरो पुट करना पड़ेगा, फोर्स एट C भी जीरो पुट करना पड़ेगा। नेट फोर्स, सब बोला मैंने, नेट फोर्स एट A को जीरो पुट करना पड़ेगा, आपको नेट फोर्स B पे भी जीरो पुट करना पड़ेगा, और आपको नेट फोर्स C पे भी जीरो पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में अच्छे से आएगा। इसको नोट डाउन कर लो कि अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आपको नेट फोर्स A पे भी जीरो रखना पड़ेगा, C पे भी जीरो रखना पड़ेगा और B पे जीरो रखना पड़ेगा। ये तीनों कंडीशन फुलफिल करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आपका होगा। इज इट क्लियर? क्या? नोट डाउन करो केस 3 को। अब देखो अपने पास क्वेश्चन है, टू फ्री चार्जेस प्लस Q and 4Q आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन L, फाइंड द मैग्नीट्यूड, साइन एंड लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज दैट मेक्स द सिस्टम टू स्टे इन इक्विलिब्रियम। अब देखो मेरे पास दो फ्री चार्जेस है, पॉइंट टू बी नोटेड, फ्री चार्जेस। एक चार्ज है Q प्लस Q, एक चार्ज है प्लस 4Q। मेरे को थर्ड चार्ज यहाँ पर पुट करना है सो दैट कि उसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो हो और इन दोनों पे भी नेट फोर्स जीरो, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, इन पे भी फोर्स जीरो पुट करने पड़ेंगे मेरे को। जैसा अपना थर्ड केस अपना डिस्कस किया था कि A, B और C तीनों है और A और B फिक्स नहीं है, तो आपको इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स C पे भी जीरो करना पड़ेगा, A पे भी जीरो करना पड़ेगा और B पे भी जीरो करना पड़ेगा, तीनों पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अभी C की बात करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको मैं नाम दे देता हूँ B। सबसे पहली बात, C का साइन मुझे नहीं पता है, C का मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता है, मैं मान लेता हूँ लेट बी Q। हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि अगर Q पॉजिटिव भी हुआ थर्ड चार्ज और नेगेटिव भी हुआ तो मैं उसको इधर पुट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं Q पॉजिटिव भी है तो अगर यहाँ पर है तो ये दोनों उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो नेट फोर्स यूँ भी जीरो नहीं होना है। और अगर नेगेटिव भी हुआ तो ये दोनों क्या करना, उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं होना। तो सेम डायरेक्शन में फोर्स है, सेम डायरेक्शन की फोर्स कभी नेट सम जीरो नहीं दे सकते, तो यहाँ पर चार्ज में नहीं पुट कर सकता। यानी कि मैं यहाँ से एक चीज़ सीख गया हूँ, अगर यहाँ पे जो चार्जेस है उनका अगर नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो थर्ड चार्ज का कुछ भी साइन हो अगर उसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो इन बिटवीन देम कहीं पर रखना पड़ेगा, समवेयर बिटवीन दिस टू चार्जेस। ये यहाँ नहीं रख सकता, चाहे वो कुछ भी हो, इनके अगर साइन सेम है तो ठीक है। तो मैं उस थर्ड चार्ज को Q को यहाँ पुट करता हूँ C को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर C पे एनालिसिस करता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले चीज़ लिख लो क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है, ये डेटा L गिवन है मेरे को, ये क्या गिवन है L, और मैंने इसको मान लिया लेट इट बी X, मैंने इसको क्या मान लिया, X मान लिया। नाउ C पे अगर मैं देखूँ तो ये A चार्ज को क्या कर रहा है, इधर रिपेल कर रहा है, तो इट इज़ FCA और FCA, और B वाला भी क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, तो इट इज़ FBC। अगर ये दोनों फोर्स
जोड़ के मैंने क्या बोला, या फिर दोनों फोर्स बराबर हो गए तो नेट फोर्स क्या हो जाएंगे, दोनों फोर्स अगर बराबर हो गए तो नेट फोर्स क्या हो जाएंगे, 0। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर एट सी की। तो सी पे मैंने बात की, तो एफ बी सी अगर एफ सी ए के बराबर आ गया तो नेट फोर्स सी पे 0 हो जाएगा और सी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो एफ बी सी की बात करेंगे तो फॉर्मूला लगाऊंगा के, बी पे चार्ज कितना है बेटा 4q, सी पे चार्ज कितना है बेटा q अपॉन डिस्टेंस इज l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ सी ए इज के, सी पे चार्ज कितना है q, ए पे चार्ज कितना है q अपॉन सी टू ए डिस्टेंस, सी टू ए इज एक्स स्क्वायर। नाउ के से के कट गया, q से q कट गया एंड q से ये q कट गया, क्या बचा 4 अपॉन एल माइनस एक्स का होल, 4 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे मैं 1 अपॉन एक्स करूँगा, स्क्वायर रूट करूँगा तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 4 का रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पर एल माइनस एक्स हो जाएगा। तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन दो पार्ट में करेंगे। आप अपन पहले पॉजिटिव लेंगे तो आंसर इज 2 अपॉन एल माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, इट इज 2x इज इक्वल्स टू एल माइनस एक्स, इट इज 3x अपॉन एल, x बिकम्स l बाई 3। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव लेता हूँ तो इट इज -2 अपॉन एल माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, इट इज -2x इज इक्वल्स टू एल माइनस एक्स एंड इट इज x इज इक्वल्स टू माइनस एल हियर। यहाँ से मैंने x को लिया था, अगर ये माइनस एल आ जाएगा तो ये इधर आने की बजाय कहाँ चले जाएगा, इधर, और इधर साइड पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला था कि अगर चार्ज कोई भी हो, अगर ये दोनों के नेचर सेम है तो चार्ज हमेशा इन बिटवीन देम लाई करेगा। क्योंकि ये एल आ गया, एल माइनस एल आ गया, तो माइनस एल की बजाय ये इधर मैंने पॉजिटिव लिया था, अगर वो माइनस एल होगा तो कहाँ आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, और यहाँ पर वो चार्ज पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो दोनों के बीच में लाई करेगा, बाहर नहीं, आउटसाइड लाई नहीं करेगा। तो ये आउटसाइड हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ ए एंड बी विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरा जो आंसर है एक्स का लोकेशन का, वही एक्स बराबर l बाई 3 आ जाएगा। ना मुझे सिर्फ इतना नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी पे भी मुझे चेक करना पड़ेगा। ये मैं सी के लिए चेक कर लिया। अब ना यहाँ पे देखेंगे नेट फोर्स एट ए, तो नेट फोर्स एट ए भी क्या रखने पड़ेंगे मेरे को 0, क्योंकि ये दोनों फ्री चार्जेस है बेटा, मूविंग नहीं है। मैंने सी को तो इक्विलिब्रियम में लिया है, मेरे को ए को भी इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा और मेरे को बी को भी इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा। तो मैं ए को अगर इक्विलिब्रियम पे लाऊंगा तो इट इज यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, फोर्स एट ए, तो यहाँ पर ये भी रिपेल करेगा, दैट इज के, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो एफ सी ए, और बी भी रिपेल करेगा तो इट इज एफ बी सी। तो एफ सी ए प्लस एफ बी सी दोनों का सम क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, वो इसको रिपेल करेगा, वो भी इसको रिपेल करेगा, दोनों का सम 0 हो जाएगा। यहाँ पर एफ सी ए की वैल्यू लिखता हूँ, एफ सी ए कितना हो गया, द वैल्यू ऑफ एफ सी ए इज के चार्ज एट सी क्यू अपॉन सी ए इज एक्स स्क्वायर प्लस के 4q इंटू क्यू अपॉन सी ए एंड बी ए, सॉरी इट इज बी ए, फोर्स सी ए एंड फोर्स बी ए। तो यहाँ पर ये जो होगा बी ए होगा, और बी ए का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ के क्यू, और यहाँ पे दिक्कत है थोड़ी सी, यहाँ पे क्यू चार्ज होगा। ध्यान से देखो, फिर से यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, फिर समझाता हूँ। नेट फोर्स एट ए 0 पुट करना है। नेट फोर्स एट 0 मतलब ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। यहाँ के फोर्स को मैंने लिख दिया एफ सी ए, यहाँ के फोर्स को लिखूंगा एफ बी ए। तो एफ सी ए प्लस एफ बी ए बराबर 0। तो यहाँ पे लिखूंगा एफ सी ए दैट इज के सी का चार्ज इंटू ए का चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सी ए दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस के बी का चार्ज 4q, ए का चार्ज q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए दैट इज l। तो के क्यू यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो इट इज़ q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4q अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये क्वांटिटी चली जाएगी 0 के अंदर। तो सर ये तो कॉमन आया ही नहीं ना, कैपिटल Q कॉमन आया है, स्मॉल Q अंदर है, के क्यू कॉमन आ गया, के क्यू कॉमन आ गया, क्या बच्चा स्मॉल Q अपॉन एक्स स्क्वायर 4q अपॉन एल स्क्वायर। इज इट क्लियर क्या नाउ? ये चीज़ें कहाँ चली गई 0 में, तो क्या हो गया Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4q अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? अब नाउ इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं फिर से, क्या हो गया
q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4q अपॉन एल स्क्वायर, q इज इक्वल टू 4q एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इज इट क्लियर क्या? q इज इक्वल टू 4q एक्स स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू l/3 है, तो यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 9l स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, सॉरी यहाँ नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो आंसर इज q इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4q बाई 9, यानी कि मेरे पास साइन भी आ गया नेगेटिव, मैग्नीट्यूड भी आ गया 4q बाई 9 और लोकेशन भी आ गई, इट इज l/3 फ्रॉम कैपिटल Q। सर आपने बी पे तो जीरो किया ही नहीं, आप बी पे भी नेट फोर्स जीरो करेंगे, क्या आएंगे यहां पर नेट फोर्स बी पे? एफ बी ए, एफ ए बी और एफ सी बी, इन दोनों को भी आप सम करके जीरो पुट करेंगे तो आपको यही सेम आंसर यहां पर मिलेगा। तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही करना है। अपन ने क्या क्या किया, सी पे नेट फोर्स जीरो पुट किया तो वहाँ से अपने पास लोकेशन आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। फिर अपन ने ए पे नेट फोर्स जीरो पुट किया तो वहाँ से अपने को चार्ज का मैग्नीट्यूड मिल गया, साइन मिल गया। बी पे करने की ज़रूरत नहीं है, बी पे करके देखोगे तब भी आंसर यही की यही आएगा। तो इसको लिख लो आप अच्छे से। देखो अपने क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से बोला है कि यहाँ पर ए पे जो चार्ज है यहाँ पर Q है, बी पे जो चार्ज है वो है है 2Q। अब मेरे को C को कहाँ प्लेस करना है, तो वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड so that A and B will remain in equilibrium. Find the value of third charge. C को कहाँ प्लेस करें, तो अपन पहले पढ़ चुके थे यहाँ पर A और B फिक्स नहीं है, तो मैंने आपको बता भी चुका था। देखो ऐसा पढ़ चुके थे अपन। सबसे पहला केस था इक्विलिब्रियम का, जहाँ पर Q1 क्या था, Q2 क्या था, दोनों फिक्स थे और दोनों के नेचर सेम थे, दोनों पॉजिटिव थे, नेचर सेम, नेचर सिमिलर। तो मैंने Q को यहाँ पुट किया था, Q देखो ये इसको क्या करेगा रिपेल, ये क्या करेगा रिपेल, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, बाहर नहीं पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पुट करता तो ये क्या करता है इसको रिपेल, ये क्या करता है इसको रिपेल, तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, दोनों ऐड हो गए, दोनों मूव करेगी बॉडी, फिर तो इक्विलिब्रियम में रेस्ट में नहीं आ सकते, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। फिर सेकेंड केस मैंने बोला था ये Q1 है और ये अपोजिट नेचर हो गए। इस केस में क्या किया था अपन ने, फिर नेट फोर्स सी पे, ये ए है ये बी है, नेट फोर्स सी पे जीरो पुट करके मैंने क्या निकाली थी, लोकेशन ऑफ सी। यहाँ पर मेरे को सी को यहाँ बाहर पुट करना पड़ेगा अपोजिट नेचर में। समझने की कोशिश करना बेटा, अपन ने पढ़ा था सब, क्योंकि अगर यहाँ पुट करूँगा Q को तो ये क्या करेगा अट्रैक्ट, ये क्या करेगा रिपेल, तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। इसको मेरे को यहाँ पुट करना पड़ेगा Q को, तो वो क्या करेगा अट्रैक्ट और ये क्या करेगा रिपेल, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। जहाँ पर ये भी क्या था फिक्स और ये भी क्या था फिक्स, मेरे को इक्विलिब्रियम का चेक करना था, सी पे चेक करना था, तो यहाँ से लोकेशन ऑफ सी मिल गई थी। यहाँ पे क्या करा था, नेट फोर्स सी पे जीरो पुट किया था मैंने, यहाँ पे नेट फोर्स कहाँ पे जीरो पुट किया था मैंने, सी पे जीरो पुट किया था। अब यहाँ पे न Q1 ये भी फ्री है, Q2 भी फ्री है, दोनों के नेचर सेम है, तो सी को कहाँ पुट करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर, और ये भी फ्री है, ये ए है ये बी है और सी है, तो यहाँ पर मेरे को नेट फोर्स सी पे जीरो पुट करना पड़ा था, नेट फोर्स ए पे जीरो पुट करना पड़ा था, और आपको नेट फोर्स बी पे जीरो पुट करना पड़ेगा। यहाँ से मिलेगी लोकेशन ऑफ सी मेरे को, मतलब सी कहाँ रखेंगे वो वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से मिलेगी वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ चार्ज सी मिलेगा मेरे को यहाँ पर। यहाँ से भी वैल्यू ऑफ चार्ज सी मिलेगा, ये करो चाहे ये करो, बात एक ही, आंसर यही मिलना है, तो कोई भी एक कर लेना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन समझना,
प्लेस्ड हटा देते मैं क्लैम्ड लिख देता हूँ। क्लैम्ड मतलब हो जाएगा सी विल बी फिक्स, तो सी को क्या करना पड़ेगा, फिक्स। सर यहाँ पे क्यों फिक्स किया इसको, क्योंकि दोनों के नेचर सेम है। नेचर जब सेम होंगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बीच में ही कहीं पर रखना पड़ेगा। तो सी को मैंने इनके बीच में कहीं पर रख दिया, सी को, ये रहा सी। और मेरे को क्वेश्चन में कोई गिवन है डिस्टेंस डी। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपको। यहाँ पर मेरे को ए और बी को इक्विलिब्रियम में रखना है। अब यहाँ पर क्या करता मैं नेट फोर्स सी पे 0 पुट करता क्योंकि ये दोनों फिक्स है। नेट फोर्स सी पे 0 पुट करता क्योंकि ये दोनों फिक्स है। यहाँ पर नेट फोर्स सी पे भी 0 पुट करता, ए पे भी करता, और जरूरत पड़ती तो बी पे भी करता, क्योंकि तीनों फ्री थे। लेकिन यहाँ पर सी पे नेट फोर्स 0 पुट नहीं करूँगा क्योंकि ये क्लैम्ड है। मैं नेट फोर्स ए पे 0 पुट करूँगा और बी पे 0 पुट करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, चूंकि अपन डिस्कस कर चुके थे इसको। अब सी चार्ज को अगर मैं मान लेता हूँ Q, तो बेटा अगर मैं इसको Q मानता हूँ तो ये तो फिक्स है, मेरे को यहाँ चेक करना है ए पे इक्विलिब्रियम। तो ये ए को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, और बी भी क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे ए पे क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स क्या चाहिए, 0। बी पे चेक करूँगा तो ये बी पे क्या आ जाएगा, ये भी रिपेल करेगा और वो भी रिपेल करेगा। तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा पॉजिटिव होने की बजाय। ये अगर नेगेटिव हुआ तभी ए और बी पे इक्विलिब्रियम आ पाएगा। कैसे, देखो, देखना हम यहाँ पर ए और सी में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, और बी और ए में क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो इट इज एफ बी ए। वैसे यहाँ पे देखो बी और सी में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, और ए और बी में क्या हो रहा है, रिपल्शन। ये दोनों अगर बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा ए पे, और ये दोनों बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा बी पे। यहाँ पर ए पे इक्विलिब्रियम आएगा, ये दोनों बराबर हुए तो ये दोनों बराबर हुए तो बी पे इक्विलिब्रियम आएगा। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ फॉर इक्विलिब्रियम एट ए। तो ए पे चार्ज, ए पे इक्विलिब्रियम है, तो ए पे, वहाँ पे देखो डायग्राम में ए पे क्या होगा, ए सी, और एफ बी ए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो के, ए पे चार्ज कितना है क्यू, सी पे चार्ज कितना है माइनस क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ। जो ब्लू से लिख रहा हूँ वो मैंने माना है, वो गिवन नहीं है मेरे को, वो तो निकालना है मेरे को। तो इट इज एक्स के 2q q अपॉन डी स्क्वायर। के से के कट जाएगा, q से q कट जाएगा, मेरे पास बचा कितना, माइनस ऑफ q एक्स स्क्वायर अपॉन 2q डी स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं फॉर इक्विलिब्रियम एट बी। बी पे इक्विलिब्रियम के लिए एफ ए बी और एफ बी सी बराबर होने पड़ेंगे, ये दोनों फोर्सेस बराबर होने पड़ेंगे। एफ ए बी मतलब के क्यू 2q अपॉन डी स्क्वायर, और एफ बी सी मतलब बी सी कितना हो जाएगा बेटा, डी माइनस एक्स। तो के 2q माइनस क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के कट गया, 2q से 2q कट गया, अपन बचा q अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दें, q अपॉन डी स्क्वायर ये रहा। तो q अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू निकालें यहाँ पर, तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 क्या करा, फ्रॉम 1, q अपन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस क्यू अपन 2 डिवाइड में चले जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू अपन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, तो इट इज़ डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। इसको खोलेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2dx बराबर 2x स्क्वायर। तो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस डी स्क्वायर बराबर 0। इसको मैं सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस ऑफ डी स्क्वायर बराबर 0। एक्स के लिए निकालेंगे तो इट इज़ माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4a
c अपॉन 2a, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2d प्लस माइनस 8d स्क्वायर अपॉन 2, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2d प्लस माइनस 2√2d अपॉन 2, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस d प्लस माइनस √2d, एक्स ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x की वैल्यू मिलेगी माइनस डी, पॉजिटिव साइन लेंगे तो प्लस √2d, यहाँ से d कॉमन निकालेंगे तो इट इज़ √2 - 1, और ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन x इज इक्वल्स टू माइनस डी माइनस √2d, और यहाँ से अगर माइनस डी कॉमन निकालना तो इट इज़ √2 + 1। यहाँ पे ध्यान देंगे √2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1.414 होती है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगी, और ये वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता। नेगेटिव मतलब क्या होगा, ये x मैंने इधर माना था, ये x मैंने इधर माना था, तो अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो x का हो जाएगा इधर, तो ये चार्ज का लाई करेगा, इधर साइड लाई करेगा, और जबकि नेचर दोनों के सेम है तो चार्ज यहाँ पे लाई नहीं कर सकता है। समझ में आया क्या? मैंने इधर माना था, ये मेरा 0,0 है, पॉजिटिव आ रहा है तो राइट में, तो ये वाला आंसर सही है क्योंकि ये राइट बता रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये क्वांटिटी कौन सी है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वो का आएगा इधर साइड, तो यहाँ पर मेरा लाई नहीं कर सकता, क्योंकि Q को A और B के बीच में, C वाले चार्ज को A और B के बीच में लाई करना पड़ेगा, इन बिटवीन देम, क्योंकि नेट फोर्स तभी 0 होगा। अगर यहाँ लाई करेगा तो नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? क्या समझ में आ रही बात? क्या तो ये आंसर मेरा कट जाएगा, ये मेरा एक आंसर हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई, तो लोकेशन का आंसर तो ये रहा, कि C का पुट करेंगे वो ये रहा। अब इससे मैं क्या निकाल लेता हूँ, आंसर निकाल लेता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q अपॉन डी स्क्वायर, तो q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2q एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2q एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब d की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू, d √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, q इज इक्वल्स टू, ध्यान देवे, माइनस ऑफ 2q डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन डी स्क्वायर, ये से कट गया, q बिकम्स माइनस ऑफ 2q 3 - 2√2, q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ q 6 - 4√2। ये आपका आंसर आ गया Q का, और ये आंसर आ गया आपका X का। नोट इट डाउन। आपने को क्वेश्चन दे रखा है, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ईच हैविंग ए चार्ज कैपिटल Q आर फिक्स्ड एट अ सेपरेशन 2 है। क्या गिवन है अपने को यहाँ पर कि दो चार्जेस है Q और Q, ये फिक्स्ड है, ये क्या है फिक्स्ड, ये दोनों फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स्ड एट अ सेपरेशन 2a, एट अ सेपरेशन 2a। A point charge Q lies midway between the fixed charges। एक चार्ज स्मॉल q को इन दोनों के मिड पॉइंट पे रखा, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। तो अब बोला है शो दैट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला है, स्मॉल, पहला पार्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंपेयर टू A। ये जो A है इसके कंपेरिजन में मैंने बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट किया, किधर किया, along the line joining the fixed charges। तो मैंने इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, बहुत छोटा सा बेटा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेस किया, बहुत छोटा, A के कंपैरिजन में बहुत छोटा। अगर A मान लो 1 मीटर है तो ये 0.001 मीटर है, मैंने बहुत छोटा सा क्या किया, डिस्प्लेस किया। इज इट क्लियर? क्या तो डिस्प्लेस किया x से, किधर डिस्प्लेस किया, along the line joining, मतलब इधर कर दिया मैंने डिस्प्लेस। A और B की लाइन जॉइनिंग तो चार्जेस ये है,
मैंने इधर डिस्प्लेस कर दिया। कहाँ डिस्प्लेस करना था आपको? अलोंग द लाइन जोइनिंग द चार्जेस, तो मैंने थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया। तो चार्ज क्यू कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। तो अब क्या हुआ, जरा यहाँ पे ध्यान देना, ये सी हटा दिया मैंने यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है, पहले क्या थी ये डिस्टेंस? ए। ये डिस्टेंस क्या थी? ए। तो अब ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ए प्लस एक्स, और ये डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ए माइनस एक्स। जरा ध्यान देंगे आप, ये डिस्टेंस क्या है? ए प्लस एक्स, ये डिस्टेंस क्या है? ए माइनस एक्स। अब मैं इसको फिर से डायग्राम बना लेता हूं। ये क्यू है, ये क्यू है, ये चार्ज फिक्स्ड है, ये चार्ज भी फिक्स्ड है, ये ए है, ये बी है, और सी यहां पर आ गया। सी कितनी दूरी पे हो गया यहाँ पर? अभी ए प्लस एक्स की दूरी पे हो गया, और ये क्या बचा? ए माइनस एक्स। अरे समझ में आया क्या? ये ए था तो एक बढ़ा दिया, तो ये डिस्टेंस अब क्या हो गई? नए चार्ज की ए प्लस एक्स हो गई, और यहाँ पर कितनी हो गई? ए माइनस एक्स। अब ये वाला चार्ज, इस चार्ज को, ये स्मॉल क्यू है, ये वाला चार्ज इस चार्ज को इधर एक फोर्स लगा रहा है। दैट फोर्स इज रिपल्शन का एफ ए सी। और ये वाला चार्ज क्या करेगा? इसको इधर फोर्स लगाएगा, दैट इज एफ बी सी। तो मेरी बात समझना, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ए सी ज़्यादा है, और बी सी डिस्टेंस क्या है? कम है। ये देखो, ये ए प्लस एक्स है, और ये क्या है? ए माइनस एक्स है। तो क्या ज़्यादा है? ए प्लस एक्स ज़्यादा है। तो ए प्लस एक्स ज़्यादा है, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स क्या होगा? कम। तो ये वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और ये वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि बीसी डिस्टेंस क्या है? कम। डिस्टेंस कम, फोर्स बढ़ा। बीसी डिस्टेंस क्या है? कम है, तो फोर्स बढ़ा है। एसी डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा, तो फोर्स क्या है? कम, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ग्रेटर द डिस्टेंस लेसर इज द फोर्स। इज इट क्लियर क्या? तो जो मैं अगर अब लिखूंगा नेट फोर्स, तो जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा एफ ए सी माइनस एफ बी सी। छोड़ो, गलत हो गया, बड़ा माइनस छोटा। इज इट क्लियर क्या? तो ये जो एफ नेट लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा एफ बी सी। एफ बी सी कितना हो जाएगा? के। बी पे चार्ज कितना है? क्यू। सी पे चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू अपॉन बी सी डिस्टेंस कितना है? ए माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे अपन, अब समझने की बहुत ज़रूरत है। ये मैंने डिस्प्लेस किधर किया था? समझना बेटा, यहाँ पर मैंने डिस्प्लेस किधर किया था? राइट में। मीन पोजीशन बोले तो मिड पॉइंट से मैंने राइट में डिस्प्लेस किया था, लेकिन जो नेट फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? जो नेट फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है। एफ नेट का लग रहा है, इधर लग रहा है, तो मिड पॉइंट की तरफ लग रहा है वो। यानी कि क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे ही मैंने राइट में डिस्प्लेस किया तो ये फोर्स की वैल्यू बड़ी हो गई, और वो नेट फोर्स जो है वो लगने वाला किधर लगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इस फोर्स को अपन बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे कि ये बॉडी यहाँ पर है, मैंने इधर फोर्स लगाया, जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया तो ग्रेविटी इसको कहाँ लेके आ गई? अपनी मीन पोजीशन पे लेके आ गई। तो यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स था वो फोर्स कहलाएगा क्या? रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे कि मान लो ये स्प्रिंग है, मैंने इसको क्या किया? स्ट्रेच किया। जैसे मैंने फोर्स रिलीज किया तो ये मैंने इधर डिस्प्लेस किया, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। जैसे ही मैंने स्प्रिंग को क्या किया? अंदर की तरफ कंप्रेस किया, जैसे मैं छोड़ूंगा रिस्टोरिंग फोर्स का लगेगा? इधर लगेगा। रिस्टोरिंग क्यों बोला? रिस्टोरिंग मतलब अपने ओरिजिनल शेप और साइज में उसको रिस्टोर करने वाला फोर्स, यानी कि उसको अपने मीन पोजीशन पे लेके आने वाला फोर्स, अपनी नेचुरल पोजीशन में लेके आने वाला फोर्स। यानी कि यहाँ पर भी वही हो रहा है कि ये जो क्यू चार्ज यहाँ पे था, मिड पॉइंट पे था, तो जितना फोर्स ये इधर लगा रहा था रिपल्शन का, उतना ही फोर्स ये इधर लगा रहा था, यानी कि नेट फोर्स यहाँ पे क्या था? जीरो। यानी कि ये क्या हो गई थी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। जैसे कि यहाँ पर नेट फोर्स क्या है? जीरो, तो इसको क्या बोल दिया मैंने? इक्विलिब्रियम, मीन पोजीशन बोल दिया। वैसे ही अगर यहाँ पर मिड पॉइंट पे चार्ज है
इसको भी छोड़ दो, मिड पॉइंट पे चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों की डिस्टेंस बराबर है, चार्जेस बराबर है, मिड पॉइंट पे अगर रखा हुआ चार्ज है तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। जैसे ही मैंने उसको स्मॉल डिस्प्लेस किया अपने राइट में, तो जो नेट फोर्स लगा उसको क्या लगा, लेफ्ट में, क्योंकि ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, नेट फोर्स का लगा लेफ्ट में। इसको बोलेंगे अपन क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। वो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, वो कहाँ लेके आएगा उसको, मेन पोजीशन पे, और ये पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, एसएचएम करेगा। क्या करेगा, एसएचएम। इसको अपन एसएचएम बोलेंगे। जैसे मैंने इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया, मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो ये क्या करा, ये ऐसे, अगर यहाँ पर एयर और फ्रिक्शन नहीं होगी तो यहाँ पर, अगर मेरी यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगी, अगर ये आइडियल हिंज जॉइंट होगा तो ये ऐसे 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 एसएचएम करते रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स एसएचएम करेगा ये। इज इट क्लियर क्या? वैसे ही ये भी क्या करते रहेगा, एसएचएम करते रहेगा, एसएचएम करते रहेगा। तो एसएचएम जैसे कि मान लो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया चलना, मेन पोजीशन चलना शुरू किया, यहाँ पर गया, यहाँ के बाद फिर यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ जाएगा और वापस यहाँ पर आएगा। इसको बोलते हैं वन टाइम पीरियड। यहाँ से इधर जाना, वहाँ से फिर मीन पे आना, और फिर इधर जाना, और फिर मीन पे आना, इसको बोलेंगे अपन वन टाइम पीरियड। तो यहाँ पर अपने को एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना अपने को, एसएचएम का टाइम पीरियड। यानी कि अब थोड़ा सा अपन यहाँ पर एसएचएम के बारे में समझ लेते हैं। एसएचएम की जो कंडीशन होती है, एसएचएम की जो कंडीशन होती है यहाँ पे लिख देता हूँ। द कंडीशन फॉर द एसएचएम इज एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर ये एक्सीलरेशन, ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, एक्सीलरेशन। जब भी ये कंडीशन लागू होगी तो क्या कहलाएगा, एसएचएम कहलाएगा। एसएचएम क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन क्या बताएगा, ये माइनस साइन ये बताएगा कि जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट किधर करवाया था, राइट में, लेकिन नेट फोर्स का लग रहा है लेफ्ट में, मतलब एक्सेलरेशन का है लेफ्ट में। तो ये कंडीशन होती है एसएचएम की। दिस इज द कंडीशन फॉर योर एसएचएम। ये याद रखना आपको कि एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड ए इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अपन अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर भी जो लिखूंगा मैं, ये तो मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पे नेगेटिव लगाऊंगा। मैं यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगा रहा हूँ, नेगेटिव इसलिए लगा रहा हूँ, जैसे ये एफ बी सी है, ये एफ ए सी है, नेगेटिव ये बताएगा फोर्स इज रिस्टोरिंग इन नेचर, रिस्टोरिंग इन नेचर। समझने की कोशिश करो, जो फोर्स है आपके, जो डिस्प्लेसमेंट क्या था राइट में किया, और नेट फोर्स का लग रहा है लेफ्ट में, इसलिए अपन ने माइनस लगाया। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, द फोर्स इज रिस्टोरिंग इन नेचर। अब मैं आगे इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, एफ नेट, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं ये वाला चीज़। तो जो एफ नेट है यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, एफ नेट में से मैंने के क्यू क्यू कॉमन निकाल लिया, माइनस अंदर क्या बचा, 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इसको भी इरेज कर रहा हूँ, आप लिख लिया होगा आप लोगों ने, फिर से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू क्यू, यहाँ पर ये ऊपर चले जाएगा, तो इट इज़ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर क्या? तो जो एफ नेट है वो हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू क्यू, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो इट इज़ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जो एफ नेट आएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ के क्यू क्यू। इसको आप सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये प्लस 4ax हो जाएगा। तो इट इज़ 4ax अपॉन, अब अपन ने देखा है यहाँ पर बोला है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है कंपेरेटिव टू x, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ लिखी जाएगी, यहाँ पर एक चीज़ लिखी जाएगी कि
x इज वेरी वेरी लेस देन a, तो x का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो उसको इसमें से घटाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे x की वैल्यू बहुत कम है तो उसका स्क्वायर और कम होगा, छोटे का स्क्वायर जैसे 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.01 और छोटा हो जाता है, तो छोटे का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो छोटे का स्क्वायर छोटा हो गया तो इसको इसमें से घटाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को, a की पावर 4 मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पर, a की पावर 4। इसको मैंने लिख दिया एफ नेट को मास इंटू एसिलरेशन। एफ नेट मतलब क्या हो गया, मास इंटू एसिलरेशन। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा ये जो चार्ज q है इसका मास m है, चार्ज q का जो मास है वो m है, ठीक है। तो इट इज माइनस ऑफ k q q, इसको सॉल्व करेंगे ठीक से बेटा अपन। ये a एसिलरेशन है बेटा आपका, एसिलरेशन को मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये a भी है तो एसिलरेशन को मैं बोल देता हूँ कैपिटल है। कैपिटल ए को मैंने क्या बोला है, एसिलरेशन बोला है। ध्यान देंगे यहाँ पर क्यों कैपिटल ए क्यों बोला है मैंने इसको, क्योंकि यहाँ पर ए क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू क्यू, एक्चुअली 4 कॉमन निकालो, 4 बाहर निकालो, 4 के क्यू क्यू एक्स अपॉन ए क्यूब, ए स्क्वायर से ए की पावर 4 कटा ए क्यूब बचा, तो एसिलरेशन इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ऑफ 4, के की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, क्या वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन ए क्यूब, ये क्या हो गया आपका x, और मास का आ जाएगा डिवाइड में, तो ए एसिलरेशन बराबर कितना हो गया, 4 से 4 कट गया, क्या हो गया माइनस ऑफ क्यू क्यू एम पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब x। आप अपनी एसिज्म की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये एसिलरेशन है और ये x है और नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये प्रूव हो गया कि पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम, क्योंकि ये क्या है, कंडीशन है एसएचएम की, ये क्या है, कंडीशन ऑफ एसएचएम। एसिलरेशन इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, एसिलरेशन इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ओमेगा स्क्वायर की। नाउ माय डियर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से उठा के यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये क्या वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिख दी मैंने, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू क्यू अपॉन एम पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओवर क्यू क्यू अपॉन एम पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है, मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एसएचएम तो कर रहा है, यहाँ पर बोल के दिया कंपेयर द पीरियड्स ऑफ द ऑसिलेशन इन 2 केसेस, तो यहाँ पे जो टाइम, इसको मैंने ओमेगा 1 नाम दे दिया, फर्स्ट वाले के लिए मैंने फर्स्ट केस के लिए ओमेगा 1 नाम दे दिया। ओमेगा 1 के हिसाब से टाइम पीरियड 1 कितना आ गया, फर्स्ट केस का टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा 1, तो टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट केस इज 2 पाई रूट ओवर एम पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब अपॉन क्यू क्यू इज यूर आंसर फॉर द फर्स्ट केस। आपने एसएचएम का टाइम पीरियड निकाल लिया, मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर यहाँ आएगी, यहाँ पर एक टाइम पीरियड कंप्लीट होगा। वैसे ही ये बॉडी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से फिर यहाँ आएगी और फिर यहाँ आएगी, उस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, देखो ये बॉडी यहाँ है, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर यहाँ आएगी, तो यहाँ तक आने का जो टाइम है दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम। ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट का, ठीक है। कंपेयर करते हैं, अभी अपन पहले टाइम पीरियड फर्स्ट का निकाल लिया अपन ने, अब सेकेंड वाले का निकालेंगे अपन। सेकेंड वाले में क्या बोला है कि आपको जो डिस्प्लेसमेंट है करवाना है चार्ज क्यू का, वो करवाना है, और चार्ज क्यू का नेचर क्या है, नेगेटिव है, मतलब आपको अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट करवाना है उसका, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आपको हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट नहीं करवाना है, मतलब अलोंग द एक्सिस नहीं करवाना है, आपको परपेंडिकुलर में करवाना है उसका, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब मिड पॉइंट पे तो रखा गया है, इसको मेरे को इधर डिस्प्लेसमेंट करवाना है। अभी क्या बोला था फर्स्ट केस में, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस करवाना है, तो उस केस में एसएचएम करेगा ये, और एसएचएम कैसे करेगा समझा दिया मैंने, और टाइम पीरियड मैंने बता दिया आपको। एसएचएम कैसे करेगा एक बार फिर से देखो, मैंने छोटा सा डिस्प्लेस करवाया इधर, तो नेट फोर्स किधर डोमिनेंट हो गया इधर, तो वो फोर्स उसको कहाँ लेके आएगा, अंदर लेके आएगा, और फिर जैसे ही समझना बेटा, मैंने इधर डिस्प्लेस करवाया तो ये डिस्टेंस क्या हो गई ज़्यादा, ये डिस्टेंस क्या हो गई कम, तो ये वाला फोर्स क्या हो गया ज़्यादा, मतलब समझना ये डिस्टेंस क्या है
ज़्यादा, ये डिस्टेंस क्या है, कम, मतलब कि BC डिस्टेंस कम है, BC डिस्टेंस कम तो BC फोर्स क्या हो गया, बड़ा, तो ये BC फोर्स को इधर खींचेगा, नेट फोर्स इधर आएगा, तो पार्टिकल मिड पॉइंट से उठ के कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, AC बड़ा हो जाएगा और BC कम हो जाएगा, तो फिर AC नेट फोर्स इधर आ जाएगा, मतलब कि नेट फोर्स कभी इधर बड़ा रहेगा, फिर कभी इधर बड़ा रहेगा, फिर इधर बड़ा रहेगा, इधर बड़ा रहेगा, तो कंटिन्यूसली ये क्या करेगा, SHM करेगा। मैंने अगर राइट में डिस्प्लेस कराया तो BC बड़ा हो जाएगा और BC उसको इधर लेके आएगा लेफ्ट में, फिर जैसे लेफ्ट में आया तो AC छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, तो ये फोर्स बड़ा हो जाएगा, तो वो फोर्स को इधर लेके आएगा, तो कंटिन्यूसली ये चार्ज पार्टिकल ऐसे 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 SHM करते रहेगा और उसका अपने टेम्परेट निकाल लिया। तो ये पहले वाले का आप पूरा नोट डाउन करेंगे। कंडीशन ऑफ SHM आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन अगर -(ω²x) हो गई तो ये क्या करेगा, SHM करेगा। तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन -(ω²x) हो गया, ये क्वांटिटी क्या हो गई, ω² कंपेयर किया अपन ने, तो यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया ω1²। ω1 नाम दे दो, क्योंकि 1 इसलिए दिया क्योंकि फर्स्ट वाले के लिए, ए वाले पार्ट के लिए ये, तो ए वाले पार्ट का टाइम पीरियड ही आ गया। इतना नोट डाउन करो, फिर अपन सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट केस का अपन टाइम पीरियड निकाल लिया था, अब सेकंड केस का अपन टाइम पीरियड निकालते हैं। सेकंड केस में क्या किया हुआ है कि दो चार्जेस है, Q एंड Q, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं, Q एंड Q, कैपिटल Q। अब मिड पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है Q। अब क्या किया, उसको लेटरल डिस्प्लेस किया छोटा सा, शो दैट फॉर स्मॉल लेटरल डिस्प्लेसमेंट द चार्ज Q एग्जीक्यूट्स SHM इफ इट इज इन नेगेटिव नेचर। अब चार्ज पॉजिटिव नहीं है, चार्ज नेगेटिव है। सर चार्ज पॉजिटिव होता तो क्या होता, पहले अपन देखते हैं पॉजिटिव से। मैंने इसको लेटरली डिस्प्लेस किया, कितना x, कहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया मैंने। अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट करते तो फिर SHM नहीं करता, SHM तभी करता जब आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हो। तो छोटा डिस्प्लेस किया अपन ने यहाँ पर, तो मैंने देखा कि ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। तो ये दोनों इधर रिपेल करेंगे तो चार्ज तो इधर भाग जाएगा ऊपर की तरफ। तो SHM होगा क्या, SHM कब होता है, जब बॉडी को मैं इधर डिस्प्लेस करता हूं तो फोर्स का लगता है इधर, मैं इधर डिस्प्लेस करता हूं फोर्स इधर लगता है। मैंने डिस्प्लेस कहा क्या, ऊपर, और ये भी इसको कहाँ रिपेल कर रहा है, इधर, ये भी कहाँ रिपेल कर रहा है इधर, मतलब नेट फोर्स कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो SHM नहीं करेगा, क्योंकि वो नेट फोर्स कहाँ लग रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रहे हैं। तो ये नेगेटिव होगा तभी SHM होगा। इज इट क्लियर क्या, जब लेटरल पोजीशन में चार्ज नेगेटिव होगा तभी SHM होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये इसको ऊपर की तरफ रिपेल करेगा, ये भी इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा और नेट फोर्स चल जाएगा ऊपर। अब नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो ये A है, ये B है, सॉरी ये A है, ये क्या है B है और ये C है। तो इधर की तरफ लग रहा है FCA, इधर की तरफ लग रहा है FCB। समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक। मैंने मान लिया ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो थीटा के अलोंग कंपोनेंट जो आएगा, इधर साइड जो कंपोनेंट आएगा, CA का इधर कंपोनेंट आएगा FCA cos थीटा, इसका भी इधर आएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ यार आप लोगों के लिए, बड़ा डायग्राम बनाते हैं फिर से। ये Q है, ये Q है। डिस्प्लेसमेंट तो मैंने छोटा ही किया है, लेकिन मैं आपको दिखा बढ़ा रहा हूँ, इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, बहुत छोटा किया। ये चार्ज Q यहाँ पहुँच गया, ये x डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब देखना, ये इधर साइड जो फोर्स लग रहा है वो FCA है, क्योंकि ये A है, ये C है, ये B है। इधर साइड जो फोर्स लग रहा है वो FCB है, B की तरफ। ये को थीटा माना मैंने, इसको मैंने थीटा माना। तो इसका थीटा के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये x को यहाँ लिख देता हूँ। थीटा के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, FCA cos थीटा, और उसका भी इधर आ जाएगा FCB cos थीटा। इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा, दैट इज FCA sin थीटा। इसका कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज FCB sin थीटा। अब जरा यहाँ पे ध्यान दे, अगर मैं फोर्स निकालूंगा FCA, अगर मैं FCA फोर्स निकालूंगा तो FCA फोर्स क्या आएगा, KQQ अपॉन AC का स्क्वायर। और मैं अगर ध्यान दूंगा FCB तो कितना आएगा,
के क्यू क्यू, मैग्नीट्यूड देख रहा हूं सिर्फ मैं, चार्ज नेगेटिव है बेटा, चार्ज इज माइनस क्यू, दैट इज सी। यहाँ पे हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। माय डियर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर दोनों में चार्जेस क्यू क्यू है, चार्जेस क्यू क्यू है, डिस्टेंस भी ए सी और सी भी बराबर होंगे, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी, क्योंकि ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों में साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों बराबर और इक्वल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी सी है। समझ में आ रही बात क्या? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कट जाएंगे, सिर्फ बचेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो नेट बचेगा मेरे पास जो एफ नेट बचेगा वो बचेगा एफ सी ए कॉस थीटा प्लस एफ सी बी कॉस थीटा। और माय डियर मुझे मालूम है एफ सी ए इज इक्वल टू एफ सी बी, मुझे मालूम है, क्या मालूम है, एफ सी ए इज इक्वल टू एफ सी बी है। तो ये हो जाएगा क्या, ट्वाइस ऑफ एफ सी ए, दोनों बराबर ही है, ट्वाइस ऑफ एफ सी ए कॉस थीटा, दोनों बराबर आएंगे बेटा फोर्स एफ नेट। अब यहाँ पे मैं लगा दूंगा नेगेटिव, फिर से लगा दूंगा नेगेटिव। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, नेगेटिव लगा दिया मैंने बेटा, क्या लगा दिया, नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ से फिर बता रहा है रिस्टोरिंग, नेगेटिव साइन बता रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। नेगेटिव क्या बता रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स बता रहा है। रिस्टोरिंग क्यों, मैंने जो एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है, जो मैंने एक्स डिस्प्लेस किया है वो किधर किया है, ऊपर की तरफ, और फोर्स का लग रहा है नीचे की तरफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगता है। देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट किधर किया है, इधर किया है, फोर्स का लगा, नीचे लगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा तभी क्या होगा, ऐसे सेम। तो नेगेटिव साइन इससे लगाते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लग रहा है। इज इट क्लियर क्या, नेगेटिव साइन शो करेगा रिस्टोरिंग इन नेचर। इज इट क्लियर क्या। अब यहाँ पे ध्यान देंगे एफ नेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। अब एफ सी ए लिख रहा हूँ, एफ सी ए कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन सी ए। सी ए डिस्टेंस निकालूंगा तो ये कितना है ए, ये कितना है ए, तो ये कितना हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड और नॉट, पाइथागोरस थ्योरम। ए एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज योर बेस, बेस अपना एक्स है यहाँ पर, ये थीटा है तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस है। थीटा के साथ वाला बेस होता है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है, मुझे बेस लेना है, तो इट इज एक्स अपॉन हाइपोटेनियस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर क्या। हाँ एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है बेटा यहाँ पर, तो ये तो डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। अरे के क्यू एन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, ये तो आर है, ठीक है। इज इट क्लियर क्या, ये आपका आर है, ठीक है। एफ नेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 के क्यू क्यू एक्स अपॉन। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, अपने को बोला गया है कि x जो है वेरी वेरी लेस देन a है, तो एक्स स्क्वायर बहुत छोटा होगा, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ भी नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ भी नेग्लेक्ट कर दो। क्यों नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं सर, एक्स स्क्वायर बहुत छोटा है, छोटे क्वांटिटी का स्क्वायर बहुत छोटा, जैसे 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है, तो उसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और घटाने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, घटाने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नेग्लेक्ट मार दिया। तो यहाँ क्या बचा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा ए। तो मैं यहाँ पे ध्यान देना, आप यहाँ पर ध्यान देना। अब ये फोर्स क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्मॉल क्वेश्चन में गिवन है, माइनस ऑफ 2 के क्यू क्यू एक्स अपॉन ए क्यूब। क्या कंडीशन थी एसएचएम की, एक्सेलरेशन। अब इसको देखो क्या लिखना है, माइनस ऑफ 2 क्यू क्यू अपॉन मास डिवाइड में आ गया, इसको लिखेंगे के को 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मास डिवाइड में आ गया, क्या हो गया ए क्यूब एक्स। कंडीशन थी एसएचएम की, आपने देखा था, मैंने पढ़ाई थी आपको, एक्सेलरेशन बराबर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा 2 लिख दो इसको, तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ गई,
2q ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा 2 स्क्वायर, 2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड केस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब। तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओवर 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब। अब यहाँ से टाइम पीरियड निकालेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो टाइम पीरियड निकलेगा वो टाइम पीरियड निकलेगा T2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा 2। तो T2 बिकम्स 2 पाई बाय ओमेगा 2 का उल्टा कर देंगे तो इट इज 4। एक मिनट, यहाँ पर क्या कर लो आप, इसको 2 को 4 से काट दो 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ आपका 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। तो इट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई रूट ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब अपॉन क्यू इज यूर टाइम पीरियड फॉर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन का टाइम पीरियड ये आ गया जब लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। इज इट क्लियर? क्या तो आप दोनों टाइम पीरियड को अगर डिवाइड करेंगे, कंपैरिजन करना मतलब रेशियो निकालना, तो अगर मैं T1 को T2 से डिवाइड करूंगा तो T1 अपॉन T2, तो इट इज 2 पाई रूट ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब अपॉन क्यू अपॉन 2 पाई रूट ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब अपॉन क्यू। 2 पाई से 2 पाई कट गया, सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा, T1 बाई T2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2 बचेगा। ध्यान दें आप, यही बचेगा। दिस इज यूर कंपेरिजन कि जो रेशियो है T1 T2 का 1 अपॉन रूट 2 आएगा। आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको ऊपर डिस्प्लेस किया तो रिस्टोरिंग फोर्स नीचे लगेगा, और ये माइनस क्यू होना बहुत ज़रूरी है। माइनस क्यू होना क्यों ज़रूरी है, अगर प्लस क्यू होगा तो जो डाउनवर्ड कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो अपवर्ड जाएंगे, और अपवर्ड जाएंगे तो वो अपवर्ड जाएगा तो मीन पोजीशन के अलॉन्ग नहीं आएगा, वो मीन पोजीशन के टुवर्ड्स नहीं आएगा। वो अगर मीन पोजीशन के टुवर्ड्स नहीं आया तो फिर एसएचएम का आएगा, वो तो फिर भाग जाएगा। कोई भी बॉडी को डिस्प्लेस कर देते हैं तो मीन पोजीशन के टुवर्ड्स आती है। देखो मैंने इधर क्या डिस्प्लेस तो किधर है, वापस वो यहाँ पर आ गए, तो ये नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात सही है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट में एसएचएम तभी करेगा जब वो चार्ज का नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नेचर लिया अपन ने और सॉल्व किया, माइनस साइन क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि रिस्टोरिंग नेचर था, और पूरे को सॉल्व किया। यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि एक्स बहुत छोटा है, एक्स स्क्वायर और छोटा होगा तो जोड़ने और घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये क्या होगा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर कंपेयरिंग विद द एसएचएम की इक्वेशन से किया अपन ने, तो ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा 2 क्यों बोला, सेकंड केस के लिए ओमेगा 2 बोल दिया। तो इस प्रकार से जो आंसर आ रहा है वो आ गया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर रेशियो, नोट इट डाउन। देखो अपने को क्वेश्चन यहाँ पे फिर से दिया है, 2 इंसुलेटेड बॉल्स ईच हैविंग ए डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। Both the balls have equal mass and charge. In equilibrium, each string makes an angle theta with vertical. Now, both the balls are immersed in a liquid. As a result, the angle theta does not change. And the density of the liquid is sigma. Then we have to find the dielectric constant of that liquid. ठीक है, क्या बोला है, समझने की कोशिश करना। दो इंसुलेटेड बॉल से, ठीक है, सस्पेंड किए उनको फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। देखो एक पॉइंट से दो बॉल को सस्पेंड किए और दोनों में चार्ज Q है और मास M है, तो ये Q और Q रिपेल करेंगे। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, ये मैंने आपके लिए बनाया है सिर्फ, है ना, सस्पेंड किया है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। पर डायग्राम ऐसा नहीं होकर कैसा होगा, डायग्राम ऐसा होगा, ये कुछ इधर होगा, ये कुछ इधर होगा, क्योंकि दोनों के चार्जेस क्या है, सेम है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसकी वजह से इस पर इधर क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। मैंने बोल दिया FE, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसकी वजह से इस पर भी लग रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, मैं किसी भी एक बॉल की बात कर लेता हूँ।
इक्विलिब्रियम पे जब आए तो इन्होंने एंगल थीटा बनाया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो कैसे है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ लग रहा है, चार्ज Q है, नीचे लग रहा है वेट mg, इधर लग रहा है टेंशन T। टेंशन का एक कंपोनेंट लग रहा है, ये थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये हो जाएगा आपका T cos थीटा और ये क्या हो जाएगा T sin थीटा। यहाँ पर अगर T sin थीटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो गया और T cos थीटा आपके mg के बराबर हो गया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो इस पे हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली इस पे भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। किसी भी एक के एनालिसिस कर लो, सिमिलर केस इधर किधर बन जाएगा, पूरा का पूरा मिरर इमेज हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या तो आप ध्यान दें, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल के दिया है कि जब उनको अपन ने क्या बोला है, यहाँ पढ़ता हूँ फिर से मैं, बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज, दोनों का मास m बोल दिया मैंने, बोथ हैव इक्वल मास एंड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या आ गए? इक्विलिब्रियम पे आ गए। स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ये भी एंगल थीटा है और इसने भी इधर एंगल थीटा बनाया और दोनों इक्विलिब्रियम पे, यानी कि नेट फोर्स मैंने क्या कर दी? बैलेंस कर दिए। इसके कंपोनेंट इधर आ गया, वो वर्टिकल से बैलेंस हो गया mg से, और इसका इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस हो गया। नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्ज्ड इन लिक्विड, अब पूरे के पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया। एज अ रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज, लिक्विड में इमर्ज करने के बाद थीटा चेंज नहीं हुआ है, डेंसिटी लिक्विड की दी है रो। इस पूरे सिस्टम को अब अपन ने एक लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया। दिख रहा है यहाँ पर? दिख रहा है? तो ये एंगल थीटा हो गया, यहाँ पे लग रहा है टेंशन T, ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। यहाँ पे ये हो जाएगा T cos थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा T sin थीटा, यहाँ पर हो जाएगा नीचे mg और इधर लगेगा कितना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe डैश। सर Fe डैश क्यों? मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ये किसके लिए था? एयर और वैक्यूम के लिए Fe था। अब मीडियम के अंदर वो वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज Fe डैश नॉट Fe, क्योंकि ये एक लिक्विड के अंदर है, क्योंकि लिक्विड के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्या और चूंकि ये बॉल अंदर इमर्ज हो रहा है तो ऊपर एक क्या लगेगा? बाइंड फोर्स, इसको अपन अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। ऊपर क्या लगेगा? ये मार्कर को मैं डिप करूंगा लिक्विड में तो ऊपर की तरफ क्या करेगा? एक बाइंड सी फोर्स लगेगी। इज इट क्लियर? क्या तो बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा। तो कितने फोर्सेस लग गए यहाँ पर? यहाँ पर लग गया है T cos थीटा ऊपर प्लस बाइंड फोर्स ऊपर, T cos थीटा तो लग रहा था, एक बाइंड से लगेगी ऊपर, बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा बराबर mg। और इसको मैं बाद में लिख लूंगा, पहले T sin थीटा लिख लेता हूँ। T sin थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? Fe डैश के बराबर, और T cos थीटा यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? T cos थीटा प्लस बाइंड फोर्स बराबर कितना हो जाएगा? mg। तो यहाँ से T cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी mg माइनस बाइंड फोर्स, या अपथ्रस्ट भी बोलते हैं इसको, बाइंड फोर्स को थ्रस्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है टेन थीटा। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा टेन थीटा बराबर Fe अपॉन mg। यहाँ पर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा टेन थीटा बराबर Fe डैश अपॉन mg माइनस Fb, पॉइंट टू बी नोटेड। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मुझे ये मिला, डिवाइड करने के बाद मुझे ये मिला। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि थीटा चेंज नहीं हो रहा है। थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो ये और ये दोनों बराबर हैं, टेन थीटा दोनों बराबर हैं। अगर दोनों के LHS बराबर है तो दोनों के क्या होंगे? RHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ से मैं समझता हूँ, फ्रॉम ब्लैक पेन से लिख लेते हैं इसको लिस्टिंग यूज़ करने के लिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 Fe अपॉन mg इज इक्वल्स टू Fe डैश अपॉन mg माइनस Fb। इज इट क्लियर? क्या तो Fe अपॉन Fe डैश कितना हो जाएगा? mg अपॉन mg माइनस Fb। सर ये क्या हो गया? देखते हैं इसको। अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? इधर ध्यान दो।
कि जो फोर्स है वैक्यूम में वो होता है एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और अगर फोर्स किसी मीडियम में है तो वो हो जाएगा एफ ई डैश, और वो हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा साथ में, वेयर के इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Q1 Q2 इसको एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, के को अपन एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, एक ही बात है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को मैंने डिवाइड करके बताया था आपको जब मैंने पढ़ाया था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो Q1 Q2 आर स्क्वायर कट गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन कट के क्या बचा 1/1 तो इट इज के। तो एफ ई अपॉन एफ ई डैश की जो वैल्यू है अपन पढ़ चुके हैं, इट इज के। तो ये जो है आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आंसर है। लेकिन सर यहाँ पर अपने को एम तो गिवन ही नहीं है और ये एफ बी क्या है, बस अब अपने को यहाँ पे अपने को थोड़ा सा खेलना है फ्लूइड से, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, मतलब ये के आ गया। अब आपको ये पता है कि ये मास एम जो है वो किसका मास है, बॉल का मास है। बॉल की डेंसिटी गिवन है मेरे को, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं फिर से एक नए पेन का यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना हो गया, रो, किसका, बॉल का, बॉल का मास अपॉन बॉल का वॉल्यूम। बॉल का वॉल्यूम कितना मैंने बोल दिया v, तो मास कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन, फिर यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस एफ बी। अब एफ बी के ऊपर थोड़ी सी कथा चलेगी, 5-1 मिनट की वो कथा सुनना आपको क्या है। एफ बी इज नथिंग बट बैंड फोर्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से जो बैंड फोर्स होता है, द बैंड फोर्स इज नथिंग बट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या बोला है, द बैंड फोर्स इज नथिंग बट द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। मैंने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, तो बैंड फोर्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। वेट मतलब होता है मास, वेट मतलब क्या, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। अरे बोलो बात समझ में आ रही है क्या, फिर से मैं इसको थोड़ा सा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मास ऑफ, इसको फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मैं, एफ बी इज नथिंग बट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। एफ बी क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाई जी। अगेन मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकालना यानी कि क्या निकालना है, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन यार डेंसिटी किसके लेंगे अपन, बॉल की नहीं लेंगे, लिक्विड की लेंगे। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा इंटू क्या लिखेंगे, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को लिखेंगे अपन क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे यहाँ मास बॉल का नहीं लेना है, मास लेना लिक्विड का, तो मैं डेंसिटी किसकी लूंगा, लिक्विड की, क्या है सिग्मा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका लूंगा मैं, देखो कंप्लीटली इमर्स्ड है वो, तो जितना बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम अंदर कवर करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर v लिखा मैंने, सर यहाँ भी v लिया, यहाँ भी v लिया और यहाँ भी v लेंगे। मैंने बेटा बोला वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में मतलब होगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, ये मार्कर को मैंने पानी में इमर्स कर दिया, तो जितना मार्कर का वॉल्यूम होगा उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो ये रहा डेंसिटी क्या है लिक्विड की, और वॉल्यूम ले लिया मैंने बॉल का। जितना वॉल्यूम बॉल का होगा उतना ही, जितना वॉल्यूम दोनों बॉल का मिला के होगा उतना ही वॉल्यूम वो लिक्विड का डिस्प्लेस करेंगे। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू क्या हो जाएगा, जी। तो ये सिग्मा वी जी हो जाएगा, ये एफ बी। समझ में आया क्या, एफ बी मतलब बैंड फोर्स, और अपथ्रस्ट फोर्स विच इज़ नथिंग बट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड।
वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मतलब वेट मतलब होता है मास इंटू जी, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मास मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा, जो लिक्विड जितना जितना बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस विच इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू जी, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा वी जी। यहाँ पे थोड़ी समस्या आ सकती है आपको समझने में कि यहाँ भी वॉल्यूम वी ले रहे हैं और मास के अंदर भी वॉल्यूम वी ले रहे हैं, बेटा दोनों कंप्लीटली इमर्स्ड है, तो जितना इनका वॉल्यूम होगा उतना ही वो लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे, तो लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस जितना किया वो वी के बराबर ही है, दैट्स वाई आवर आंसर बिकम्स सिग्मा रो माइनस सिग्मा, क्योंकि वी जी को माना के कट गया। तो व्हाट इज योर आंसर, द आंसर इज, मैं छोटे से में लिख देता हूँ यहाँ पर, योर आंसर इज का लिखूँ मैं, ये यहाँ लिख देते हैं, योर आंसर इज रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, दैट इज डेंसिटी ऑफ बॉल अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नोट इट डाउन। देखिए अपन क्वेश्चन करते हैं, अ थिन वायर रिंग, एक थिन वायर रिंग है जिसकी रेडियस आर है और चार्ज क्यू है, तो व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया, इस पूरी इंटायर रिंग के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, इस पूरे के अंदर चार्ज है, मतलब यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है, तो ये क्या करेगा, सारे चार्जेस को रिपल्शन करेगा क्या, ये चार्ज से ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल, ये चार्ज से ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल, ये चार्ज से ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल, जो रिपल्शन वाला फोर्स है वो क्या लगेगा, सब तरफ लगेगा, कहाँ लगेगा, रेडियली आउटवर्ड, तो ये रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी, फैलेगी, तो रिंग के एलिमेंट्स के अंदर क्या जनरेट होगा, टेंशन, ये मैंने इसको खींच रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, यहाँ क्या जनरेट होगा, टेंशन, तो यहाँ पर अपने को टेंशन फोर्स निकालना है, इज इट क्लियर क्या, तो इस पूरे पे तो फोर्स लग रहा है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पे मान लिया, ये छोटा सा मैंने एलिमेंट मान लिया, इस एलिमेंट ये जो आर्क है इसमें चार्ज कितना होगा, डी क्यू, इस पूरे में चार्ज क्या है, क्यू, तो इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज, एलिमेंटल चार्ज मैंने मान लिया डी क्यू, और इस आर्क की जो लेंथ है वो लेंथ मैंने मान ली छोटी सी लेंथ डी एल, इस आर्क ने जो यहाँ पर एंगल सब्सटेंड किया है वो एंगल है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, क्या किया बेटा फिर से देखो, मैंने यहाँ पर छोटी सी आर्क मानी, उस आर्क में जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, डी क्यू, और यहाँ पे उसकी जो लेंथ है वो डी एल है, आर्क लेंथ, इसने जो यहाँ पर एंगल सब्सटेंड किया है वो एंगल है डी थीटा, यहाँ पर जो एंगल सब्सटेंड किया वो एंगल क्या है, डी थीटा, तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा देखने की कोशिश करो, ये एंगल जो हो जाएगा वो डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, इज इट क्लियर क्या, ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो इस पे फोर्स है वो फोर्स का लगेगा इधर साइड, दो स्मॉल फोर्स है वो डी एफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डी एफ ई, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और क्या लग रहा वो रेडियली आउटवर्ड लगेगा, क्योंकि डी क्यू को और ये क्यू क्या रिपल्शन होगा, तो रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन, और यहाँ पे क्या लगेगा, स्ट्रेच होगी, यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन, तो अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो ये क्या है, ये क्या है, नॉर्मल, इस पे मैंने डाल दी टेंजेंट, आप समझेगा बेटा, ये क्या करा, ये नॉर्मल है, ये क्या हो गई, टेंजेंट, ये नॉर्मल है, इधर भी इसकी क्या हो गई, टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गई, मतलब ये नॉर्मल थी, उस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इज इट क्लियर क्या, तो जो फोर्स ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, जो एंगल दो नॉर्मल के बीच में बनता है वो उनके टेंजेंट्स के बीच में बनता है, तो ये जो एंगल है ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल भी थीटा बाई 2 आ जाएगा, समझ लेगा, यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है, इनमें एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे टेंजेंट्स डालूंगा मैं, एक टेंजेंट ये है, उसमें टेंजेंट ये है, तो इनकी टेंजेंट को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, टेंजेंट्स में भी एंगल कितना बनेगा, जो दो नॉर्मल में एंगल होता है उनके पॉइंट्स पे जो टेंजेंट डलेगी उन टेंजेंट्स में भी उतना ही एंगल होता है, तो बेटा ये नॉर्मल थी और इसकी टेंजेंट ये रही,
ये एक नॉर्मल थी, उसकी टेंजेंट ये रही। तो जो दो नॉर्मल्स में एंगल बनेगा वो उनकी टेंजेंट्स में भी वही एंगल बनेगा, आप ये ध्यान देवें। जैसे कि एक बार और फिर समझा देता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल तो ये समझा दिया मैंने, एक एग्जांपल और। ये नॉर्मल है, सॉरी ये एक सर्कल है, उस पर मैंने एक नॉर्मल ये ड्रॉ करी, एक नॉर्मल ये ड्रॉ करी, ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है, इनमें एंगल कितना है, थीटा मान लो, कितना एंगल है, थीटा। इसको मैं पैरेलली यहाँ शिफ्ट करूँगा, फिर मैं यहाँ पर एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करूँगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट नॉर्मल में एंगल कितना होता है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इन दोनों में एंगल कितना होगा, थीटा। दो नॉर्मल्स में जो एंगल थीटा था, उनकी जो टेंजेंट्स में भी एंगल, ये दोनों टेंजेंट्स थी, उनकी उनमें एंगल कितना, थीटा है। ये दो नॉर्मल है, उनमें एंगल थीटा बाई 2 है, तो उनकी टेंजेंट्स में भी जो एंगल बना वो कितना बना, थीटा बाई 2, और ये जो एंगल बना वो कितना बना, थीटा बाई 2। इज इट क्लियर क्या? तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ये चीज़ देख लेना आप, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ अब मैं, मेरे काम की चीज़ नहीं है वो, एक प्रॉपर्टी है, वो आपको याद रखनी है कि जो दो नॉर्मल्स में एंगल बनता है वही उनकी टेंजेंट्स में भी, वहाँ पर टेंजेंट्स में भी एंगल वही बनता है। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये जो एंगल है ये डी थीटा बाई 2 है। इज इट क्लियर क्या? तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा थीटा के अलोंग, दैट इज टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा बाई 2, और इधर साइड ये हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, इधर साइड जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा टी कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे लिख लो वो अगली चीज़ जो थी, क्या लिखा था यहाँ पे, इस एलिमेंट में जो चार्ज है वो चार्ज है डी क्यू और इसकी लेंथ है डी एल। इज इट क्लियर क्या? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। इसका इधर साइड जो कंपोनेंट आएगा, इधर साइड जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी साइन थीटा बाई 2, और इधर साइड से भी आएगा तो एक और आएगा, दैट इज टी साइन थीटा बाई 2, टी साइन थीटा बाई 2। तो आप यहाँ ध्यान दें, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इक्वल एंड अपोजिट कट जाएंगे, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ये दोनों और वो इसके बराबर रहेंगे। तो डी एफ ई इक्वल टू हो जाएगा 2 टी कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2, सॉरी 2 साइन थीटा बाई 2। देखो ये 2 साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा, रेडियली आउटवर्ड फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज कितना है, क्यू नॉट। ये चार्ज कितना है इसके अंदर चार्ज है डी क्यू अपॉन रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन देम इज रेडियस, डिस्टेंस इज आर, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2t। आप ध्यान देवें, साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी थीटा बाई 2। साइन थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को अपन अप्रॉक्सीमेटली थीटा बोल देते हैं। तो यहाँ पे डी थीटा बाई 2 क्या है, बहुत छोटा है, तो साइन थीटा बाई 2 डी थीटा बाई 2 बन जाएगा। क्या लिख देंगे इसको, सिंपल लिख देंगे अपन, क्या, साइन थीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज डी थीटा बाई 2 ओनली। क्या लिख देंगे, डी थीटा बाई 2। इज इट क्लियर क्या? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी डी थीटा। अब हम जानते हैं एंगल कितना सबटेंड किया यहाँ पर टोटल, डी थीटा। तो एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पर एंगल कितना, डी थीटा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क, सॉरी, एंगल इज कंप्लीट एंगल कितना है, डी थीटा। कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक की आर्क कितनी है, डी एल। क्या मानी थी आर्क लेंथ अपन ने, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो मानी वो क्या है, डी एल अपॉन रेडियस इज आर। तो वैल्यू ऑफ डी थीटा अपन यहाँ पर पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ डी थीटा अपन यहाँ पर पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज टी डी एल अपॉन आर। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर अपन करने वाले हैं, एलिमेंट्री मेथड। सर ये डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये निकालेंगे। डी एल की वैल्यू तो ये तो निकाल, डी थीटा तो निकाल लिया अपन ने। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इस पूरे सर्कमफेरेंस में चार्ज है क्योंकि ये रिंग है, तो 2 पाई आर के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू। तो यूनिट लेंथ ऑफ दिस रिंग क्या चार्ज होगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर। इसको अपन लैम्डा भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, बाद में पढ़ेंगे अपन, लीनियर
चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। 2 पाई आर के अंदर जो चार्ज है वो Q है, तो यूनिट लेंथ के अंदर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रिंग के अंदर चार्ज होगा Q अपॉन 2 पाई आर, इसको अपन लैम्डा से डिनोट भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो 2 पाई आर के अंदर इतना चार्ज, यूनिट के अंदर इतना चार्ज, मेरा लेंथ कितना है, मेरा लेंथ तो कितना है dl है, तो dl के अंदर कितना चार्ज है, dl के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज है Q इंटू 2 पाई आर इंटू dl, और इसी को मैंने क्या बोला है, dl के अंदर चार्ज, और dl के अंदर चार्ज मैंने क्या माना था, dq, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर dq। समझ में आया कि एक बार फिर समझा देते हैं। पूरी रिंग के अंदर, पूरे रिंग की जो लेंथ मतलब सरकमफेरेंस के अंदर चार्ज कितना था, q था, तो यूनिट के अंदर चार्ज कितना होगा, यूनिट लेंथ ऑफ रिंग के अंदर चार्ज होगा Q अपॉन 2 पाई आर, तो dl के अंदर चार्ज कितना होगा, Q अपॉन 2 पाई आर इंटू dl। उस चार्ज को अपन डिनोट किससे किया था, इसके अंदर चार्ज कितना था dq, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, dq की, तो dq की वैल्यू यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, dq की वैल्यू देखो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, dq की वैल्यू q अपॉन, वहाँ दिखाओ dq की वैल्यू कितनी है, देखो वहाँ से q अपॉन 2 पाई आर, ध्यान से देखो ये q नॉट है, q अपॉन 2 पाई आर dl इज इक्वल्स टू अपॉन आर स्क्वायर। देखो क्या किया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज रखा, q अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज रखा, dq की वैल्यू अपन ने ये पुट कर दी, दैट इज t dl अपॉन r। तो आप यहाँ ध्यान देंगे तो dl से dl कट गया, एक r से एक r कट गया, नाउ द टेंशन कम आउट टू बी, टेंशन की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है, टेंशन इज इक्वल्स टू q नॉट अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, t इज इक्वल्स टू q नॉट 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज योर आंसर। आपको बोला था फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स निकालना, मतलब क्या निकालना, टेंशन निकालना, दिस इज योर आंसर, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन देखेंगे अपन, a spherical region of space has a distribution of charge such that the volume charge density varies with the radial distance from the center। ये क्या सर क्या बोल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली नहीं है, मतलब ये सेंटर है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कुछ और होगी, यहाँ पे 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 कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ होगी। कैसे होगी, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे और इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये क्या है सर, ये चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम रहेगी, मतलब इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज कम रहेगा, इतने वॉल्यूम के अंदर चार्ज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जितना बड़ा रेडियस होगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी सेंटर से, उतना ही चार्ज ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आर के साथ साथ बढ़ेगा, आर को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, उसके स्क्वायर टाइम्स क्या हो रहा है, चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है। चार्ज डेंसिटी मतलब उतने वॉल्यूम में चार्ज ज़्यादा लाई करेगा, मतलब अगर मैं इतने वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पे चार्ज कम रहेगा, और इतने वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी रहेगी वो कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी यहाँ ज़्यादा रहेगी, मतलब चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। जब भी अपन वेरिएबल लेते हैं, जब भी अपन किसी चीज़ को वेरिएबल लेते हैं तो अपन को वहाँ पर एक एलिमेंट मानना पड़ता है। कोई भी चीज़ वेरिएबल आती है तो वहाँ एलिमेंट मानना पड़ता है, क्योंकि वो थ्रू आउट द अपने को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, थोड़ा सा एलिमेंट मानेंगे अपन। तो मैंने माना कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस तो r था, चूँकि डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं थी तो मैंने यहाँ पर एक थिन स्फेरिकल शेल मान लिया, इनफाइनाइट सिमल, क्या बोलेंगे इसको अपन, इनफाइनाइट सिमल, मतलब बहुत छोटा, इनफाइनाइट टाइम्स छोटा, थिन स्फेरिकल शेल, जिसकी रेडियस कितनी है r और थिकनेस कितनी है dr। ठीक है, इस पूरे के अंदर मुझे चार्ज निकालना है q, तो मैंने मान लिया छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज है वो कितना होगा dq, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा dv। तो ये जो रो होता है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करना,
4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरा कंप्लीट वॉल्यूम है। कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर चार्ज कितना है, क्यू है, तो यूनिट के अंदर चार्ज कितना होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। इसको अपन बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सर ये क्या चीज़ है, थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था चार्ज पर यूनिट लेंथ Q अपॉन 2 पाई आर, वो था लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। वैसे ही चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज़ नथिंग बट चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो मेरी डेंसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पर मेरे पास डेंसिटी कितनी है, यहाँ पर मेरे पास डेंसिटी है रो, और इसके अंदर चार्ज कितना है डी क्यू, और इसका वॉल्यूम कितना है डी वी। इज इट क्लियर? क्या यहाँ पे दिखाना थोड़ा सा, ये डेंसिटी है, मेरे को इसके अंदर डेंसिटी निकालना था। डेंसिटी कितना होगा, इसका चार्ज डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इतने एलिमेंट के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर चार्ज कितना मैंने माना डी क्यू, इसका वॉल्यूम कितना माना डी वी। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो वॉल्यूम dV जो आ जाएगा वो आ जाएगा इसका एरिया। एरिया कितना है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस कितनी है dr। तो इट इज़ एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है शेल का, 4 पाई आर स्क्वायर, उसकी थिकनेस कितनी है dr, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे डी क्यू निकालना है, तो डी क्यू कितना हो जाएगा रो dV। अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, मुझे डी क्यू निकालना है, तो डी क्यू कितना होगा रो की फॉर्मूला क्या है, रो का क्या दे रखा अपने को क्वेश्चन में इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ रो इज नथिंग बट रो नॉट आर स्क्वायर, इट इज़ वैल्यू ऑफ रो एंड इट इज़ वैल्यू ऑफ डी वी, दैट इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ दिखाना अच्छे से। तो इट इज़ डी क्यू इज इक्वल्स टू रो नॉट 4 पाई आर की पावर 4 डी आर स्क्वायर आर की पावर 4 हो गया। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे टोटल चार्ज इस पूरे वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा, ये पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज आ जाएगा, इंटायर वॉल्यूम के अंदर। एक स्फीयर है, 3D ऑब्जेक्ट है वो। तो इसको मैं 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि 0 सेंटर और कैपिटल आर मतलब यहाँ तक पहुँच जाएगा। इज इट क्लियर? क्या तो इसका इंटीग्रेशन में करूँगा तो मुझे मिलेगा, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखना इसको, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू मतलब टोटल चार्ज, रो नॉट कांस्टेंट भार है, 4 पाई भार है, आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट आर की पावर 5 अपॉन 5। नाउ 0 टू आर इंटीग्रेट किया तो क्यू बिकम्स 4 रो नॉट पाई 5 आर की पावर 5। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। अपर लिमिट पुट कर दे, लोअर लिमिट तो 0 है, तो 4 रो नॉट पाई 5 आर की पावर 5। नोट इट डाउन।